ऑल राइट। तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसको हाथ उठाओ। चलो फिर अभी मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूं। ध्यान से सुनो, बिल्कुल बातें नहीं बेटा। देखो यहां का टेम्परेचर दिया हुआ था 300 और इधर का टेम्परेचर था 400 एंड दैट इज मेंटेन्ड एट दिस टेम्परेचर, राइट। एंड इस साइड में आपको ऑक्सीजन गैस थी और इस साइड में आपको नाइट्रोजन गैस है। और ये लिखा हुआ है 500 ATM, इतना ज्यादा दे रखा था, 50 था ना, चेक कर लेना, इतना होगा नहीं, 500 था। चलो जो भी हो, P1 P2 मान लेंगे। अच्छा लो 50 कर दिया और ये 108। हाँ जी ध्यान से सुनो, अरे बाबा इसको P1 P2 कर लो। मैंने बोला था कि अगर ये चीज आप रिमूव कर दो, मतलब जो नैरो ट्यूब से कनेक्शन है, अगर वहां पे जो भी पार्टीशन लगाया, अगर आप पार्टीशन को रिमूव करते हो। अच्छा वॉल्यूम बता रखा था वीवी, एक में V था, राइट में 2V था। ये 2V था, चलो ठीक है। V एंड ये 2V नहीं लग रहा है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। 50 है ना। हाँ जी इसको 150 कर लेते हैं। अब मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि पार्टीशन अगर रिमूव करते हो, बट ये ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट इन बोथ द कंटेनर, टेम्परेचर रिमेन सेम। दोनों का आपस में नहीं, जितना इसका था उतना मेंटेन है। फिर मैंने आपसे क्या पूछा था बताओ, व्हाट विल बी द, हाँ पी इक्विलिब्रियम, यही पूछा था सबसे। चलो अब एक चीज तो क्लियर है सर कि ऑक्सीजन जो पहले इस कंटेनर में थी, जब आप ओपनिंग रिमूव करोगे तो कंटेन ऑक्सीजन विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन बोथ ऑफ देम। Likewise, nitrogen which was earlier present here will uniformly get distributed in both the containers. और ये हो क्यों रहा है ऐसा, तो बड़ा सिंपल सा रीजन है। कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट एक तरफ से दूसरे तरफ इस वजह से होता है क्योंकि उस पे अनबैलेंस फोर्स लगता है। तो क्या यहां अनबैलेंस फोर्स है? बिल्कुल। इधर ऑक्सीजन का प्रेशर 100 ATM है और जब मैंने इसको जस्ट ओपन किया तो इस साइड से ऑक्सीजन का प्रेशर है ही नहीं, 0। तो ये तब तक मूवमेंट होता रहेगा जब तक कि दोनों कंटेनर में ऑक्सीजन का प्रेशर सेम ना हो जाए। उसी तरीके से नाइट्रोजन भी तब तक घूमता रहेगा जब तक नाइट्रोजन का अपना प्रेशर दोनों कंटेनर में सेम ना हो जाए। ये बिल्कुल अलग तरीके का डिस्कशन है, क्योंकि नॉर्मल कोई सॉलिड ब्लॉक होता है तो वो ये देखता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इधर 100 है और इधर से 500 प्रेशर लगा रहे हैं, 500 इंटू एरिया कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि F परपेंडिकुलर बाई एरिया इज इक्वल टू प्रेशर होता है, तो फोर्स निकल जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मूवमेंट इधर से इधर होगा, वो तब होता जब यहां कोई सॉलिड ब्लॉक रख रखा होता। जब गैसेज है ना, तो बेटा गैसेज हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर साइड में मूव करती हैं, अपने हायर प्रेशर से अपने ही लोअर प्रेशर। ऑक्सीजन का इधर प्रेशर हाई है, ऑक्सीजन का इधर प्रेशर 0 है। इस साइड नाइट्रोजन का प्रेशर हाई है और इधर नाइट्रोजन का प्रेशर 0 है, तो नाइट्रोजन इधर से इधर, ऑक्सीजन इधर से इधर। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। सो दे विल जस्ट मिक्स होमोजीनियसली एंड एट द एंड यहां पे जितना नाइट्रोजन का प्रेशर, इस कंटेनर में भी नाइट्रोजन को उतना ही होना पड़ेगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा, वरना वन साइडेड मूवमेंट ज्यादा होगा। तो क्या जब दोनों का प्रेशर इधर हो जाएगा तो क्या मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मॉलिक्यूल एंडलेसली मूव करते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। इक्विलिब्रियम आने का मतलब हर तरफ यूनिफॉर्मिटी आ गई, बस इतना ही। अब क्या करें? तो अब तो आसान हो गया ये प्रॉब्लम। तो मैं बोलूंगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्मिटी, वंस यूनिफॉर्मिटी इज अटेन्ड, द प्रेशर इन बोथ द कंटेनर विल बी P and P। यही इसका सबसे मेन पॉइंट है कि प्रेशर अब PP हो जाएगा दोनों में, ये पकड़ना था आपको अपने से।
अगर आप ये बात पकड़ पाते हो तो अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब क्या करोगे आप बोलोगे कि भाई पहले जितना मोल ऑक्सीजन का था बिफोर मिक्सिंग, वही मोल होगा ऑक्सीजन का आफ्टर मिक्सिंग। अब मैं NO2 NN2 निकाल लेता हूं बिफोर मिक्सिंग कितना था, मोल इज इक्वल टू पीवी बाई आरटी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई आरटी। तो प्रेशर कितना है भाई ऑक्सीजन का यहां पे 100, वॉल्यूम V है अपॉन R इंटू टेम्परेचर कितना है 300, प्लस नाइट्रोजन का यहां पे क्या था प्रेशर 50 था। देखो अगर यहां 50 हो तो 50 लिखोगे अपने नोटबुक के हिसाब से, 50 इंटू 2V डिवाइडेड बाई R इंटू 400 ऐसा था। ये इनके मोल पहले थे। बाद में ऑक्सीजन का मोल कहां तक स्प्रेड हो गया, यहां और यहां मिला के स्प्रेड हुआ। बोलो बोलो भाई, मिला के स्प्रेड हुआ ना दोनों का। और ऐसी ऑक्सीजन भी पूरा इधर से इधर मिल, तो क्यों ना यहां पे मैं टोटल मोल इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई आरटी मैं कर दूं। ऐसा कर सकता हूं क्या? बिल्कुल सही। ये चीज हम नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों जगहों पे क्या चीज, टेम्परेचर अलग अलग। बिल्कुल किस रेशियो में? नहीं, मोल्स इक्वल रेशियो में होंगे ये नहीं बोला मैंने, प्रेशर दोनों का आइडेंटिकल होना चाहिए। नहीं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर टेम्परेचर आपने दोनों का अलग अलग कर रखा है तो प्रेशर आइडेंटिकल होगा। प्रेशर आइडेंटिकल होने के लिए मोल टू टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर होगा। इनिशियल मोल तो हमने लिख लिया, अब फाइनल मोल कैसे लिखूं? बिल्कुल निकाल के तो सम करना है। बोलो कहां पे? अगर ये टोटल होता तो मैं टोटल ही लिखता ना। हाँ बाबा, वो तो बात तुम्हारी सही है। देखो ऐसा करते हैं, अभी तक चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं ना। वी कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन बिकॉज द टेम्परेचर हियर एंड हियर आर डिफरेंट। इधर T1 है इधर T2 है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि जितना मोल ऑक्सीजन पहले था, नाइट्रोजन पहले था, उनका सम और बाद में ये सब इक्वली होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि इस कंटेनर में मतलब मैं ऑक्सीजन को नहीं बल्कि सम ऑफ द गैसेस, सम ऑफ द मोल ऑफ द गैसेस, टोटल मोल आफ्टर मिक्सिंग। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली ऐसे एज्यूम कर लूं, इसको NO2 और NO2 डैश के बजाय मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, N इन A ब्लॉक, इसको A में बोल दे रहा हूं, एंड N इन B ब्लॉक, मतलब दोनों में जो गैसेस के मोल्स है उनका सम पहले वाले के हिसाब से बराबर ही होगा। लिख सकता हूं। अब A में बताओ, Na नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस A के अंदर मिक्सचर है, O2 N2 दोनों का है। मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं और कोई तरीका ही नहीं लगा सकता भाई। तो इसमें कितनी मोल है ए के, वो कैसे निकलेगा? तो प्रेशर इन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर एंड टी ऑफ ए। तो यहां पे मोल कितना आएगा बेटा? बाबा बाद में तो प्रेशर हमें मालूम ही नहीं है ना, तो बाद में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये 100 तो पहले से था ना। बाद में क्या लिखूंगा? P इज द प्रेशर इन दिस कंटेनर इंटू वॉल्यूम इज V अपॉन R
into T is how much? 300. Now this term is giving me the number of mole of gases और mixture का mole मेरे को दे रहा है ये present in container A. And I'll sum up this with the mole of gases present in B. क्योंकि गैस कहीं लीकेज हुआ ही नहीं है, तो जितना पहले गैसेस का मोल था उतना ही मोल बाद में भी रहेगा, तो वही मैं कह रहा हूं Na और Nb लिखूंगा तो P इंटू 2V अपॉन R इंटू 400. Now if I am doing like this, तो I can express T1 T2 separately, क्योंकि A में कितनी मोल गैसेस की हैं, B में कितनी मोल गैसेस की, दोनों को जोड़ लूंगा तो भाई जितनी मोल पहले गैसेस की प्रेजेंट थी उतना ही मोल अभी भी होगा. हाँ, अब अगर मैं O2 और N2 के चक्कर में पड़ता तो बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि O2 N2 के मोल निकालने के लिए O2 इस डब्बे में भी है, इस डब्बे में भी है. अब O2 का मोल निकालना होगा तो मैं लिखूंगा P1 यानी प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर डिवाइडेड बाई R इंटू दिस. तो उसमें हमारे साथ पंगा क्या आता, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज नॉट नोन टू अस. फिर हमारे पास दो वेरिएबल बन जाते हैं, और ऐसे करने में हमारा सिर्फ एक वेरिएबल बन रहा है P, क्योंकि V तो इधर से कट जा रहा है. प्रॉब्लम समझ आया ना हमें, कैसे ऐसे क्यों घुमा के लिखना पड़ रहा है. तो बस अब बात खत्म है, यहां से V निकल गया. एग्जैक्टली क्योंकि मेरे को क्या पूछा है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर निकालो. अब टोटल प्रेशर निकालने का एक तरीका तो है कि मैं O2 निकाल लूं, N2 निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं इस कंटेनर, और दोनों में सेम ही होंगे, वो अलग अलग नहीं हो सकते. क्यों नहीं अलग अलग हो सकते, क्यों नहीं अलग अलग हो सकते, वो अभी मैंने आपको समझाया कि भाई अलग अलग इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब तक डिफरेंस ऑफ प्रेशर रहेगा तब तक वन डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगा ही रहेगा गैसेस का. तो इक्विलिब्रियम जैसे ही आएगा तब तक होमोजीनियसली वो डिवाइड हो जाएंगे इन सच, आई मीन होमोजीनियसली अपने कंटेनर और इस कंटेनर में डिवाइड हो जाएंगे सच दैट द प्रेशर दिस साइड एंड दिस साइड बिकम्स सेम. नहीं, मोल्स अलग हो सकते हैं इधर इधर, हाँ बिल्कुल मोल्स अलग अलग. अरे बाबा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, nRT/V ना. तो प्रेशर की वैल्यू तो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रही है ना, इनके प्रोडक्ट और वॉल्यूम पे. तो ऐसे कैसे बोल सकते हो P विल बी प्रोपोर्शनल टू N अनलेस T and V इज कांस्टेंट, यू कैन नॉट से दिस. यही तो सीखा था यार, ये चार वेरिएबल्स है ना. तो देखो, तो इसको करने का सही तरीका था कि टोटल प्रेशर के ही फॉर्म में तुम गैसेस का मोल निकाल लो. नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस इन बॉक्स A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन बॉक्स B must be equal to the number of mole of gases present in box A earlier and number of mole of gases present in box B. तो आप अगर सेपरेट करके O2 N2 लगाने लगोगे तब आप यहां फंस जाओगे, बल्कि अगर आप इसको बॉक्स A बॉक्स B समझ करके उनके मोल्स का सम करवाओगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो हमें कायदे से यहां लिखना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस आफ्टर मिक्सिंग. एंड बिफोर हमारे पास यहां गैसेस थी, उनका मोल मैंने ऐसे निकाल लिया, और बाद में यहां प्रेजेंट हो गया, दोनों का प्रेशर P है जो कि हमें मालूम चल गया है. एंड यू कैन नाउ सिंपली सॉल्व इट. कितना आएगा आंसर, P कितना आ रहा है, 7. सॉल्व कर लो बेटा बढ़िया से. क्लियर हो गया ना इसको कैसे हैंडल करना था. सो ये था तरीका चीजों को ध्यान देने का. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब अगर आप इस तरह के एनालिसिस कर ले जाते हो ना तो मतलब कि इजीली आप ये सब, मतलब कई सारे प्रॉब्लम इस टाइप के बनते हैं ना. आपको नरेंद्र वस्ती सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारा मिलेगा. किसकी वॉल्यूम बिल्कुल चेंज होगी. N2 का वॉल्यूम अब ये और ये मिला के हो जाएगा, O2 का वॉल्यूम ये और ये मिला करके हो जाएगा. तो नहीं, तुम फिर वही गलती कर रहे हो. मैं बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन कंटेनर A. इसको यहां लिखो ही मत तुम, बल्कि ऐसे लिख लो तुम, ज्यादा अच्छा है. और इनका नेमिंग कर दो, ये A B बॉक्सेस हैं.
आप ऐसे लिख लो Na प्लस NB मस्ट बी इक्वल टू Na डैश प्लस NB डैश। मतलब पार्टीशन हटाने के पहले ए और बी डब्बे में कितने गैसेस थी, मस्ट बी इक्वल टू। अब आपको क्लैरिटी आ जाएगा, अब ऑक्सीजन के चक्कर में मत पड़ो, उसके चक्कर में पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब आप पार्शियल प्रेशर ढूंढने लग जाओगे। क्लियर है? चलो बेटा, ठीक है। लिखो और एक क्वेश्चन लिखो, देखो क्या करते हो तुम। देखो ध्यान से देखो बेटा, बातें बिल्कुल नहीं। देखो एक कंटेनर ऐसा था जिसको नैरो ट्यूब से दूसरे कंटेनर के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका वॉल्यूम 2V, इसका वॉल्यूम 3V है। ये इवैक्यूएटेड कंटेनर है, इसमें कुछ नहीं है, वैक्यूम है बेसिकली, कुछ भी नहीं है। और इस साइड में सिर्फ और सिर्फ मैंने ऑक्सीजन भर रखा है, एंड दैट टू एट 20 atm, एंड टेम्परेचर आई एम कीपिंग एज 100, एंड हियर ऑल्सो 100, सॉरी आप 300 ले लो, 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब मैं बोल दूं कि इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड, यहां पे कुछ नहीं है, वैक्यूम। इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड, थोड़े टाइम के बाद होमोजेनिटी आ जाएगी। उस टाइम पे आप मेरे को बताओ व्हाट विल बी द प्रेशर इन द कंटेनर। डू इट। ये डायग्राम बना लो, आप लिख लो इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड देन फाइंड द फाइनल प्रेशर। चलो बेटा, कितने लोगों का हो गया हाथ उठाओ। हाँ जी, देखते हैं, आ जाओ इधर, ध्यान से सुनो। बताओ फिर से वही कहानी कि भाई जितना मोल गैसेस का पहले है उतना ही मोल बाद में रहेगा।
तो इफ आई नेम दीज टू बॉक्सेस ए बी, आफ्टर मिक्सिंग का क्या सीन होगा भाई? आफ्टर मिक्सिंग क्या सीन होगा यहां? दोनों तरफ प्रेशर सेम हो जाएगा। So number of mole of A, mole of the gases present in the box A plus number of mole of gases before mixing must be equal to the number of mole of gases present in A and B after mixing। और मोल निकालने का हमारे पास यही फॉर्मूला है, पीवी बाई आर टी, अगर वो गैस हो। प्रेशर ए में कितना था पहले? 20 इंटू वॉल्यूम 2V डिवाइडेड बाई आर इंटू 300 प्लस सेकेंड वाले में तो 0 था क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें, खाली है पूरा। मस्ट बी इक्वल टू, अब तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो प्रेशर P इंटू वॉल्यूम V। अरे बाबा मेरी बात सुनो, सिर्फ बॉक्स ए का पूछ रहा हूं। 7, अच्छा हाँ अभी तो 300 हो गया तो इसलिए, बट फिर भी आदत वैसी बना के चलो ना जो लॉन्ग लास्टिंग है। अभी इधर और इधर मिला करके हमारा इस बारी टेम्परेचर सेम था तो इसलिए कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना इसको लिख रहे हैं एंड ऐसे। मतलब कितना बकवास था ये क्वेश्चन, सोचो। तो टफ वही था जो इससे पहले दिया था मैंने ना, वो अगर आप समझ गए, ये समझ गए तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। सो खत्म हो गया ये सारा चीज। अब हेडिंग डालिए आप, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, KTG, काइनेटिक काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। अब थोड़ा बात को समझोगे तुम लोग। देखो, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, व्हेन वी आर सेइंग वी आर अप्लाइंग फॉर आइडियल गैस ओनली। तो एजम्पशन जो मैंने आइडियल गैस का लिखवाया था वही सेम यहाँ पे भी होगा। इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज 0, फोर्सेस आर नॉट देयर, ये सारी चीजें हैं, राइट। अब ये किस पे डिस्कशन कर रहा है? तो इसके अंदर हमें ना 3-4 चीजें हैं उनको पढ़ना है। एक तो ये कि मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का स्पीड वगैरह कैसे होता है, उसका स्टैटिस्टिकल मीन वगैरह कैसे निकालते हैं, वो सब देखना है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल व्हेन दे आर मूविंग विद द डिफरेंट स्पीड, वो निकालना है। तो देखो इसके अंदर एक एक टर्म लेके चलते हैं एंड फिर हम समझते हैं। तो उससे पहले हम लेते हैं कि भाई अगर मान लो कोई सर्टेन नंबर ऑफ मोल आपने किसी बॉक्स में बंद करके रखा है कोई भी गैस का, तो क्या जो गैसियस पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, will all the gaseous particle moving with the same speed? अगर मान लो टेम्परेचर T पे आपने रख रखा है इसको, T0 टेम्परेचर पे रख रखा है, और इसके अंदर कोई भी एक आइडियल गैस ले लिया, मान लो O2 मॉलिक्यूल्स ही ले रखा है, तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड से मूव करेंगे? आंसर है बिल्कुल। कोई V1 से कर रहा होगा, कोई V2 से कर रहा होगा बेटा, कोई V3 से कर रहा होगा। हो सकता है V3 से 10 मॉलिक्यूल घूम रहे हो सकता है V4 से 50 घूम रहे हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। स्पीड V3
V4 Vn। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भाई एवरेज बताइए, V एवरेज, एवरेज स्पीड बताना है तो कैसे करोगे? तो देखो दो चीजें होती है, एक तो आप एवरेज कौन सा निकालते हो जिसमें एक ही मॉलिक्यूल, एक अकेला मॉलिक्यूल है और वो V1 स्पीड से T1 टाइम में चला, फिर V2 स्पीड से T2 में चला, फिर V3 से T3 में, जो आप फिजिक्स में करते हो कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन विल बी एवरेज स्पीड, यही करते हो ना फिजिक्स। तो वो होता है एक पर्टिकुलर पार्टिकल का ओवरऑल एवरेज निकालना। यहां पे जो मैं निकाल रहा हूं दिस इज नंबर एवरेज। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का नहीं होता है, भाई एक क्लास में स्टूडेंट का एक मार्क्स ऑब्टेन का एक वो दे रखा है डेटा, और आपसे पूछे बताओ पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स ऑब्टेन कितना होता है, तो उसमें क्या करते हो आप, इंडिविजुअल जितने भी आपके मार्क्स आए हुए हैं सबका सम करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ। सो व्हेन आई एम सेइंग एवरेज स्पीड ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इट मींस दैट पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किस किस स्पीड से घूम रहे थे उनको जोड़ लो और डिवाइडेड बाई कितने पार्टिकल थे बस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एवरेज। ओके, सो वी एवरेज, सॉरी वेक्टर नहीं लगाना है मुझे, क्या करता हूं मैं, वी एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n पार्टिकल हैं तो Vn डिवाइडेड बाई व्हाट, n। अच्छा सर, अगर मान लो ये तो है जब अलग अलग स्पीड हो हर मॉलिक्यूल का, लेकिन मान लो 5 मॉलिक्यूल कुछ V1 से जा रहे हो, 10 ऐसे जा रहे हो जो V2 से जा रहे हो, इन दैट केस कैसे होता है आपको ध्यान है, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई VI, FI इंटू VI, मतलब भाई कितने मॉलिक्यूल कितने स्पीड से घूम रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो प्लस सेकेंड स्पीड इंटू दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्लस, ऐसे करते हुए चला जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि सबका स्पीड अलग अलग है, एंड दैट्स हाउ आई एम राइटिंग द एवरेज स्पीड। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज। बताओ एवरेज स्पीड, अगर आपको डेटा दिया रहे तो आराम से निकाल लोगे ना। जैसे मान लो मैंने बोला 15 पार्टिकल थे, पहला इतने से घूम रहा था, दूसरा इतने से, तीसरा इतने से, सिंपली सम करके डिवाइड कर देना। कभी कभी ऐसे टेबल बना के आ जाएगा, कर लोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल देयर स्पीड, 2 पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, 5 पार्टिकल, चलो मैं करवाता हूं, नहीं तो ना तुम लोग का दिमाग ऐसे ही अभी सुनते सुनते सो जाओगे, नहीं तो लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो एवरेज स्पीड लिखो। दिस इज द आइडियल गैस टेकन इनसाइड द कंटेनर। पता चला सो ही गए तुम लोग अभी। हाँ जी, क्वेश्चन बता रहा हूं, लिखो तो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो सब लोग, लिखो, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द सिस्टम ऑफ गैसियस पार्टिकल, find the average speed of system of particles whose speed distribution is tabulated below. Speed distribution is tabulated below. Making a table for you. 50 meter per second, and there are 10 particles like that. 60 meter per second, there are 15 particles like that. And 100 meter per second, let us assume 12 particles are there. So can you find
कैन यू फाइंड द एवरेज स्पीड? करें? इजी है, करें? बताओ, एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या बोलोगे भाई? 50 मीटर से कितने मॉलिक्यूल घूम रहे थे? 10। तो ऐसा लिखूंगा मैं, 50 प्लस 50 प्लस 50। कितनी बारी लिखूंगा ये? 10 टाइम्स। तो इतना लिखने से तो अच्छा है कि 50 इंटू 10 कर दूं। यही समझा रहा था, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई द स्पीड। प्लस 60 वाले कितनी बारी जोड़ना पड़ेगा? 15 बारी। तो इंटू 15 कर दे रहा हूं। प्लस 100 मीटर पर सेकंड वाले कितने थे? 12। होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितना आ रहा है नीचे? कितना आ रहा है? 70। कितना आ रहा है फिर से बोला? अच्छा चलो ठीक है, जो भी है अपना कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट। चलो भाई ठीक। गॉट इट? एवरेज स्पीड समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट लिखिए आप, कौन सी स्पीड मैं बोलना चाह रहा हूं अब? अगली स्पीड है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दीज आर स्टैटिस्टिकल टर्म्स, ओके? तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस, वी आरएमएस बोलते हैं उसको। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। वी आर एम एस, या कई बार इसको सी आर एम एस भी लिखा रहता है। इसको वी एवरेज या सी एवरेज भी लिखा रहता है। नोटेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? आर एम एस, ध्यान से सुनो, क्या है ये? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसका मतलब समझाता हूं, देखो। रूट मीन स्क्वायर स्पीड of a system of particle will be the root of mean of their square of the speeds. Again, listen to it. VRMS is the root of mean of square of their speeds. स्क्वायर ऑफ देयर स्पीड कहने का मतलब, अगर v1 v2 v3 डॉट 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 vn स्पीड्स हैं, तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर, ये सब क्या है? स्क्वायर ऑफ द स्पीड। और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर, इसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इज मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड। मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड। अब इसी पे अगर आप रूट लगा दो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n, दिस इज आरएमएस एवरीवन, VRMS। तो करना ऐसे है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड, उसका मीन और उसका रूट ऐसे लगाना है, RMS, square root of mean of their square of the speeds. That's how we calculate. किया था ये RMS? कब करवाया था? बताया सर ने? चलो बहुत बढ़िया है। चलो तो फिर तो करते हैं क्वेश्चन। चलो कैसे हो तुम लोग यार? चलो वैसे निकाल तो लोगे ना, बिल्कुल रिपीटेशन ही है। ओके, अब मान लो यही डेटा का मैं तुमसे आरएमएस पूछ देता। हाँ, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल डेटा है ना, तो हो तो जाएगा। छोटा दे दूं? डेटा छोटा कर दूं थोड़ा? चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो।
परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन सकता है कोई चीज? कैसे बन सकता है बताओ? तो बताओ, डेटा बताओ। हाँ, चलो बनाओ बनाओ। हाँ, स्पीड में 9 मीटर पर सेकंड लिखो, फिर हाँ इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अरे श्योर नहीं, और कुछ डिवाइडेड बाई भी तो करना पड़ेगा ना, ये भी तो है एन उसका प्रॉब्लम। हाँ बनाओ ना। नहीं 10 नहीं करना है, मतलब क्या रहेगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। Find the RMS, do it fast. Find the VRMS. Find the VRMS. कितना आ रहा है? चलो ठीक है, कर लिया बेटा। VRMS इज इक्वल टू रूट ओवर कितना स्पीड है 9 का, 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? हाँ चलो ठीक है, देख लेंगे। फिर 3 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6 कितना हो गया भाई? 1/4 आ जाएगा। 9 का टोटल तो दिस विल बी द आंसर इन मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड समझाता हूं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। देखो नाम से ही क्लियर है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ऐसा स्पीड जिससे ज्यादातर मॉलिक्यूल्स घूम रहे। अरे मोस्ट प्रोबेबल यार, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से स्पीड की है, यानी सबसे ज्यादा पार्टिकल कौन से स्पीड से घूम रहे हैं। अगर मान लो तुम्हारे सामने ये स्टैट्स मैंने दिया है कि भाई 50 से 10 पार्टिकल घूम रहे हैं, 60 से 15 घूम रहे हैं, 100 से 12 घूम रहे हैं, तो मेरे को बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना हुआ? आंसर विल बी 60 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 15 पार्टिकल उससे घूम रहे थे। बस यही है, कहानी लिख लो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द most probable speed is the yes speed with most probable speed is that speed with which maximum number of particles are moving. Most probable speed is that speed with which maximum number of particles are moving. And what is that, everybody? As per this data, what will be
VMP, उसको बोलते हैं VMP। MP का मतलब क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबल। बताइए VMP एज पर दिस डेटा, लिखो तो। What will be the VMP as per this data? What will be that? 60 मीटर पर सेकेंड। नोट करके लिख लेना, आप टेबल बना लेना फिर से और फिर लिख लेना। एग्जाम्पल में लिख लो, फॉर द गिवन सेट ऑफ speed distribution, for the given set of speed distribution, this one, the VMP will come out to be this much. Most probable speed we are going to get as, बोला क्या हुआ? किसकी? दोनों की सेम, मतलब सबकी सेम हो जाए? नहीं, अगर 50 की भी 15 हो जाए, 60 की भी 15 और 100 के 12, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे लिए किसी यूज के नहीं है। कुछ ना कुछ तो पार्टिकल ऐसे होंगे जो, मतलब कुछ तो नंबर ऐसा होगा जिससे सबसे ज्यादा पार्टिकल्स घूम रहे होंगे। हाँ? सीधा सीधा बस डिफरेंट ही आने वाला है, वो मैच नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो उसका। ठीक है, फिर आप दोनों को इक्वलाइज कर दोगे। इट कुड बी दिस और दैट, अगर ऐसा आ गया वियर्ड था तो। नहीं, मीन नहीं लेना, इट कुड बी दिस और दैट। चलो हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं कि क्या इन स्पीड्स का, ध्यान से सुनो, क्या इन स्पीड्स का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन है? तो यस बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, उनके मॉलिक्यूलर स्पीड्स बढ़ेंगे, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है। और देखो ये पूरे स्टैट से निकाला हुआ है, तो हमें सिर्फ उनके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, हमें सीधा सीधा उनका वैल्यू याद करना है। एंड व्हाट इज दैट? वी एवरेज फॉर एन आइडियल गैस कम्स आउट टू बी √8 RT upon pi m। VMP comes out to be √2 RT by m। रुक जाओ। एंड VRMS comes out to be √3 RT by m। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके ओवर द सिस्टम ऑफ आइडियल गैसेस एट टेम्परेचर T, उनके मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करके ये निकाला गया। तो आपको एज अ रिजल्ट ये तीनों वैल्यू याद रखनी है। फॉर मैं किसके लिए बोल रहा हूं? हाँ जी, आइडियल गैस। आई होप आप सभी टर्म से ऑलरेडी फेमिलियर हो। T स्टैंड्स टेम्परेचर इन केल्विन, M इज द मॉलिक्यूलर वेट। क्या है ये? मॉलिक्यूलर, मोलर वेट नहीं है, हालांकि उन दोनों में यूनिट का ही फर्क होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही होता है। M हियर इज मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वही जो ग्राम पर मोल लिखने वाला यूनिट है। आ गया बात समझ में? चलो, अगर इतना समझ गए हो तो एक क्वेश्चन तो बनता है जिसमें हम ये निकालने की कोशिश करें कि अगर हाइड्रोजन हमने ले रखा है 1 मोल 2 मोल किसी डब्बे के अंदर बंद करके, तो उसमें कौन सा स्पीड है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन घूम रहे हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो निकाल के देखते हैं। थोड़ा आइडिया लेते हैं क्या बनने वाला है हम लोग का केस। लिखो तो, क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन लिखिए सब लोग। फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ molecules of hydrogen gas at 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली मेरे को मतलब नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, जो भी आप लेके आ सको रूट के बाहर। एक टेंटेटिव आइडिया लेना है। यू कैन यूज द कैलकुलेटर, नहीं यूज करोगे तो वैसे अच्छा है, बट
रिपोर्ट योर आंसर इन मीटर पर सेकेंड यूनिट। चल जल विल चेक। आई थिंक यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम द रियल आंसर। वो दिमाग लगाओ। अच्छा कितना है? 2494 है तो उसको 2500 तो लेके कर दो। प्यारे बच्चों, चलो आओ देखते हैं। आओ तुम्हें थोड़ा सा आई ओपनिंग यूनिट का यूज करना सिखाता हूं। पहले देख लो, इतना यूनिट डायमेंशन सब पढ़ लिया है, आंसर क्या आ रहा है अभी दिखाते हैं। संस्कार क्या है आंसर तुम्हारा? 37 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, चलो मैं आंसर लिख रहा हूं एंड विल वेरीफाई ना। उसने देखो कैलकुलेटर यूज किया इसलिए उसका थोड़ा इंसल्ट करना बनता है। कितना लिखा है तुमने? 37। हाँ कोई बात नहीं, तुम 36.93 जो तुम्हें प्रिसाइज बताना है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, कोई दिक्कत नहीं। रुक जाओ, मैं लिख रहा हूं ये संस्कार यूजिंग हिज कैलकुलेटर। ब्रेन तो यूज करता नहीं है, शायद वो आता ही नहीं आंसर। हाँ बोलो। तुम्हारा आया 5 मीटर पर सेकेंड। चलो हाँ ये 5 50 भी आया है। चलो 5 एंड 50 भी आया है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बहुत मेरे ख्याल से आप लोग मीलों दूर हैं अभी, ठीक है? थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। बोलना भाई क्या हुआ? 15 भी आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग ना एक ही फॉर्मूले से कितने अलग अलग, ये टैलेंट भी अलग ही है मेरे। चलो आओ देखो, आइए देखते हैं। आइए इतने सारे टैलेंटेड बच्चों के बीच में बैठ के मतलब मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। लेट मी, हाँ ठीक है चलो आओ देखते हैं। आप बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ, बिल्कुल बात नहीं करोगे, जस्ट फिगर आउट। गरिमा क्या हो गया भाई, मन नहीं लग रहा है इस क्लास में? अभी कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या हो गया इसमें? तो अभी देखो ना फिर कैसे निकाल रहे हैं। देखो इधर v इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? रूट ओवर mp था ना, 2RT बाई m। अब देखो तुम लोग मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको r को ऐसे यूनिट में रखना है जिससे हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में है, और मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। यानी r की वैल्यू को आपको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में, एसआई यूनिट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इन एसआई यूनिट? 8.314। कितने लोगों ने ये गलती नहीं किया? हाथ उठाओ। बोलो कितने लोगों ने नहीं किया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वॉल्यूम, तो यानी आ जाएगा न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। ये आर की वैल्यू को यूज। आओ चलो देखते हैं ना। 36 अभी फिर तुम अभी बदलने लगे, पहले ये यूज किया था। हाँ तो देखो यही होता है, जब ज्यादा कैलकुलेटर चलाने लगो ना तो दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है। ठीक है, पहले दिमाग चलाना चाहिए, उसके बाद आंसर। जल्दी देने का कोई सेंस ही नहीं है। एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकते तो चुप रहो, क्लास के अंदर लगा ही रहे हो तो कम से कम सेंसिबल तरीके से लगाओ, क्योस क्रिएट नहीं करो क्लास में। नाउ कमिंग टू दिस थिंग, 2 into r वैल्यू आई एम गोइंग टू यूज एट 8.314। पहले ये बताओ ये कितने लोगों ने सही किया था? उठाओ तो एक बार। हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। कम से कम इतने लोग सही से सोच तो रहे ना। अब यहाँ पे मैं पूरा यूनिट लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना, न्यूटन मीटर पर मोल। अच्छा टेम्परेचर कितना है? ये कितने लोगों ने सही लिखा था पहले? तो यानी यहां से केल्विन केल्विन उड़ जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है?
अब हम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे m। m कितना था किसका? H2 है ना। क्या लिखा है भाई तुमने m? बोला 2। यही बेवकूफी, दूसरी बड़ी बेवकूफी। 2 ग्राम पर मोल नहीं लिखना है, इसको लिखना है 2 इंटू 10 के पावर -3 किलोग्राम पर मोल। क्योंकि जब SI यूनिट में निकाल रहे हो मीटर पर सेकेंड में, तो मोलर वेट का भी आंसर आपको, वेट का आंसर, मास का आंसर आपको इसी हिसाब से लिखना चाहिए। क्या लिखोगे यहां पे? 2 इंटू 10 के पावर -3 केजी पर मोल। एम आई राइट? अब देखो पर मोल गया। अब ये आप उठा के लेके जाओगे न्यूटन वगैरह को, सबको एडजस्ट करोगे तो लास्ट में मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा अंदर ही अंदर। करना है या फिर उसको रहने दो? ठीक है, तो बाहर एट द एंड बाहर क्या आने वाला है? मीटर पर सेकेंड। बाहर मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, अंदर ये देखो 2 से 2 उड़ गया, और ये 10 के पावर 3 जाकर के 8314 बना दिया। तो आंसर आएगा 8314 मल्टीप्लाई बाई कितना? 300। कितना आ रहा है? 1579.3 मीटर पर सेकेंड, अगर आप उसका रूट लेते हो। नाउ जस्ट इमेजिन, मैं बोल रहा था मीलों दूर हो भाई तुम लोग अभी आंसर से। 5 पता नहीं कहां से आ रहा है, कुछ भी यूनिट डाल करके 5 आंसर निकाल रहे हो। इतनी सारी चीजें पढ़ लेने के बाद 20 पता नहीं कहां से आ रहा है, कौन सा वैल्यू लेकर के निकाल रहे हो? 19 इंटू पता नहीं क्या क्या बोल रहे यार। ये हालत है अभी। हाँ, सारा फॉर्मूला सामने मालूम है, कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हो, दिमाग से पैरालाइज हो गए हो बस तुम लोग। उसके बाद भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा। कहां से हाथ उठ रहा है? मैंने बोला अभी। हाँ बता। नहीं, क्यों लेना था भाई 0.0821? क्यों लेना है मुझे ये बताओ। Why do you want to take it? The first question is, in which unit you want to calculate your speed? Meter per second or centimeter per second or millimeter per second? That should be your first question. तो इसी कंफ्यूजन से दूर हटने के लिए, क्योंकि आर की वैल्यू को फिर हमें उन अलग अलग यूनिट्स में लेकर के जाना पड़ेगा, विच विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। हमने 3 ही यूनिट सीखा है उसका, और इसलिए मैं ऐसा यूनिट हर बार आपको बताता हूं, ताकि आप कहीं कभी भी फंसो तो ऐसा यूनिट का यूज करते हुए एटलीस्ट बाहर निकल जाओ। अब एक बार ये बाहर निकल गए तो उसके बाद मीटर पर सेकेंड से आपको सेंटीमीटर पर सेकेंड में जाना चाहिए। कैन यू इमेजिन दिस स्पीड, हाउ मच वी आर गेटिंग? कहां गया? हाइड्रोजन इस स्पीड से टहलता है, सोचो नेचर में मैक्सिमम। हाँ बिल्कुल यही है उसके टहलने, वॉकिंग स्पीड है उसकी। एक सेकेंड में 1500 इतना, मतलब मीटर पर सेकेंड मतलब किलोमीटर चल रहा है मेरे ख्याल से। 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा फास्ट चल रहा है एक सेकेंड में वो। एंड थैंक गॉड इट इज देयर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे आपके बीच में जो वाइब्रेशंस आते हैं, जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, ये सब का कहीं ना कहीं लेना देना इनके मॉलिक्यूलर स्पीड से भी होता है। वेव ट्रेवलिंग का जो फिनोमेना है कहीं ना कहीं इनसे लेना, वरना पता चलता अगर बहुत स्लो उनका मूवमेंट होता तो मैं अभी बोल रहा हूं और आप तक 1 घंटे बाद सुनाई दे रहा होता, तब तक मैं कुछ और बोल के क्लास खत्म हो जाती। ठीक है, तो ऐसा कितना खतरनाक होता, सोचो कि मैं यहाँ लिख कुछ रहा हूँ, क्योंकि बोल तो तभी रहा हूँ बट आपको सुनाई देर बाद, थोड़ी देर बाद। 1 बजे से कुछ बोल के चले जाते हैं, 3 बजे आके एग्जैक्टली 3 बजे सुन रहे होते और उसका कुछ जेस्चर पता भी नहीं चल रहा होता, क्या चल रहा है, ब्लैंक बोर्ड है इसमें क्या ही पढ़ा जा रहा है ना। चलो, ये तो मैंने आपको H2 के बारे में समझाया, राइट। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखो। मोटू लोग ऐसा यूनिट नहीं निकालते। चलो, हाँ जी। चलो करें।
लिखो तो भाई, राइट इट डाउन। At what temperature the RMS speed of oxygen, at what temperature the RMS speed of oxygen will match with, at what speed, at what temperature the RMS speed of oxygen will match with RMS speed of oxygen will match with most probable speed of methane at 27 degrees Celsius. Most probable speed of methane at 27 degrees Celsius. हाँ, केल्विन में देना। हाँ जी बच्चों, कर लिया। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल था ये। क्या इक्वेट करना था? वी आर एम एस ऑफ O2 at T must be equal to V at 300। बोलो 27 था ना? सही लिखा है? बताओ भाई, MP ऑफ CH4 क्या लिखूंगा? √/2 इंटू आर एंड T मतलब मैं लिख दिया 300। अभी ऐसे ही रहने तो दोनों तरफ एक ही जैसा, डिवाइडेड बाई एम 16। इसको ऐसे ही रहने दो अभी, क्योंकि दोनों तरफ से यूनिट गायब हो जाएंगे ना। और इस पे RMS लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? 3R इंटू टी, विच यू डोंट नो। O2 का 32 होता है। बस बेटा, रूट से रूट उड़ गया, R से R उड़ गया, 16 से 32 उड़ गया, 3 से 3 उड़ गया, बचा ही क्या? सब तो उड़ ही गया। $400 केल्विन। गॉट इट? इजी है ना? राइट इट डाउन। फाइंड द रेशियो ऑफ, बिल्कुल बात नहीं, V एवरेज
VRMS VMP RMS एवरेज MP, इसका रेशियो बताओ कितना है फॉर आइडियल गैस, फॉर एनी आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर। निकालो ना, सब कुछ दिया हुआ, बस यही तो करना है, निकाल के बताओ। मेरे ख्याल से कहीं पे तो जरूरत पड़ सकता है। क्या आएगा बताओ। देखो RT/M तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, RMS √3 इज टू एवरेज √8 इज टू √2, यही आएगा ना भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1.732, 8/पाई का वैल्यू रूट में लेकर के बताओ तो कितना आ रहा है, 1.414। 8/22 × 7 यही होता है ना, 22। कितना आ जाएगा, नहीं बाबा, √8/पाई बताओ ना कितना आ रहा है। √8, यू कैन यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस। 2.5 आ रहा है, देख लो भाई, कैलकुलेटर यूज करिए। तुमने निकाला है, वन पॉइंट फाइव नाइन नहीं आ रहा है, चलो ठीक। मतलब बेटा अगर आइडेंटिकल टेम्परेचर है तो सबसे ज्यादा कौन सा स्पीड होगा, RMS, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। फॉर सेम मॉलिक्यूल द RMS स्पीड विल बी हायर देन एवरेज, एंड सबसे कम किसका होगा, है ना। चलिए, यहां तक सबको क्लैरिटी आ गया है, कर लोगे। अब हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग डालो, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ बेटा, अगर आपके पास n पार्टिकल्स हो, जस्ट आई वांट टू नो इफ यू गाइस कैन डिराइव दिस, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं, सुन रहे हो ना ध्यान से, n पार्टिकल्स, या n मॉलिक्यूल्स लिख लो ना, पार्टिकल्स क्यों लिख रहे हैं हम लोग, n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो मोल कितना निकल के आता है भाई, n/, एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कैसे निकालते हो, n मालूम हो तो n बाई, है ना। तो एक काम करो, कैन you derive that average translational kinetic energy will be equal to 3/2 into number of mole of gas into RT? Can you derive this? क्योंकि सारा टूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब आपको ये निकालना है। आइडियल गैस के लिए आपको सब आइडिया है, बस यहां तक पहुंचना है, देखते हैं कैसे पहुंचते हो आप लोग, डेराइव इट।
बात सुनो बेटा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं करूं डिराइव। देखिए बहुत सिंपल, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है, ध्यान से सुनो। बेसिकली आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जितने भी है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ये बताओ काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ये फाइनल डेरिवेशन है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलता है टोटल अगर निकालनी हो तो कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे हाफ m इज द मास ऑफ पार्टिकल इंटू v1 स्क्वायर। अगर एक पार्टिकल रहेगा तो इतना ही आएगा, दो रहेंगे तो 1/2m इंटू v2 स्क्वायर, क्योंकि उसका स्पीड अलग है। भाई बॉक्स के अंदर जितने भी गैसेस होते हैं स्पीड्स अलग अलग होते हैं ना, बस वही कर रहा हूं बाबा। प्लस हाफ m v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ m vn स्क्वायर। VRMS का स्क्वायर इंटू n हो जाएगा, हाफ में कॉमन लेंगे तो और फिर mn तो कट ही जाएगा। तो यहां से देखो 1/2m को मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ रही है? VRMS का स्क्वायर इंटू n। कुछ दिख रहा है? ये टर्म कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है? बोलिए, ये टर्म जाना पहचाना सा लग रहा है? बताओ इसका v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर यहां तक अगर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? बोलो भाई। 3RT इंटू n। अरे बाबा, रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn स्क्वायर करते हो, डिवाइडेड बाई n करते हो, तो यही क्या आता है? VRMS। अगर मैं बोलूं कि इधर इधर कर दो, स्क्वायर आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? VRMS का स्क्वायर करते हैं इसको 1/2m इंटू n इंटू VRMS स्क्वायर। What is n here? What is n here? Number of particle. What is m here? Mass of single molecule. m into n कितने लोग कह रहे हैं? ये कुछ और नहीं बल्कि वेट आ गया, वेट ऑफ द गैस, टोटल मास ऑफ द गैस बाबा, वेट लिख रहा हूं उसको। इंटू VRMS का स्क्वायर करेंगे तो कितने लोग बोल रहे हैं कि रूट ओवर 3RT बाई m का होल स्क्वायर कर दे रहा हूं। कितना आ गया? 1/2 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 3RT। इसको सिंप्लीफाई करो, वेट बाई मोलर वेट कितना आता है? मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? नंबर ऑफ मोल। सो 3/2 nRT आ गया। कौन n? ये स्मॉल n, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड कैपिटल N वाज द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखो, आप डेरिवेशन को याद रखो या ना रखो वो सेकेंडरी है मेरे लिए, ये याद रहना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी होती है, राइट इट डाउन नाइसली एंड इसको
नोट कर लो, जल्दी करो। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया सबने? जल्दी जल्दी खत्म करो। हो गया बेटा सबको? यहां क्लियर हो गया? हेडिंग डालो अब, मीन फ्री पाथ लिखो, मीन फ्री पाथ। जनरली डिनोट करते हैं लैम्डा से। मीन फ्री पाथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। नाउ व्हाट इज मीन फ्री पाथ? देखो वर्डिंग से क्लियर है कि जब भी पार्टिकल्स गैसेस के, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, सो देयर इज अ हाई चांसेस कि वो कभी ना कभी कोलाइड भी करें एक दूसरे से। तो जब भी वो मूव कर रहे हैं, तो मान लो दो कोलिजन के बीच में उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो क्या हुआ? उसको बोलते हैं हम लोग फ्री पाथ बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल। ऐसे मान लो एक कोलिजन अभी किया और दूसरे कोलिजन के बीच में इसने 5 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो इस एक पार्टिकल का मीन फ्री पाथ कितना होगा? 5। नेचुरली सबका अलग अलग होगा, तो एवरेज की बात करेंगे हमेशा। कभी भी जब गैसेस के बारे में बात करते हैं, बल्क फिनोमेना के बारे में बात करते हैं, वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द गैस, वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट द एवरेज वैल्यूज। अंडरस्टूड ना? क्योंकि उसमें एक सिंगल चीज का कोई मतलब है नहीं। प्रेशर भी हमारा बल्क फिनोमेना है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वजह से प्रेशर आता है। एक अकेले पार्टिकल की वजह से क्या आएगा भाई? आ रहा है बात समझ में ना? अच्छा, तो ये हुआ फ्री पाथ। तो इनका एवरेज अगर आप लोगे तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। लिखो, मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स between two successive collisions. Mean free path is the average distance traveled by molecules between two successive collisions. Between two successive collisions. हाँ, अब देखो एक बारी जैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताओ अगर मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लूं सेम कंटेनर के अंदर, तो प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा। बॉक्स मैंने फिक्स कर रखा है, टेम्परेचर भी सब कुछ सेम है, बस मैं मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा? खूब सारे कोलिजन होंगे। बोलो भाई,
एवरेज डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? अब सपोज करो कि कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और मैंने इसको बॉक्स बंद कर रखा है, बाहर से कुछ नहीं ले रहा हूं मैं, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ेगा। अगर मान लो टाइम थोड़ा बहुत डिक्रीज भी कर रहा है, तो क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है तो v इंटू टी मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी मोर। तो बेसिकली जब डेरिवेशन करते हैं तो ऐसा मिलता है कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नोट करके लिख लो, mean free path is directly proportional to temperature and inversely proportional to pressure. कोलिजन का जो टाइम है वो नेचुरली डिक्रीज करता है, डिक्रीज तो करेगा, बट तुम ये समझ लो ना, ये गैसेस के पार्टिकल्स अपने डायमेंशन के हिसाब से बहुत ज्यादा दूरी पे रहते हैं। तो इसलिए वो जो रिलैक्सेशन टाइम जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम, उस पर उतना डोमिनेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि स्पीड बढ़ने का है। तो चांसेस ऑफ कोलिजन इज नॉट वेरी हाई, दैट इज लेस। इसलिए ओवरऑल ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हाँ जी बिल्कुल, डिस्टेंस को बढ़ाता है। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। सबने लिख लिया इसको? अब हेडिंग डालो, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। That will be our last topic for states of matter, ideal gas। तो आज के बाद आइडियल गैस खत्म हो जाएगा, इसके बाद एक लेक्चर लगेगा रियल गैस के लिए एंड स्टेट्स ऑफ मैटर इज डन। ओके चलो बेटा। हाँ क्या हुआ? हाँ जी कोशिश तो यही करें, एटलीस्ट वेंसडे तक का लेक्चर तो इंक्लूड करेंगे। इजी था ना ये टॉपिक? अब क्वेश्चन दूंगा तब समझ में आएगा। लिखो, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। हाँ जी, ग्राहम्स लॉ ऑफ, हाँ भाई कुछ भी कर लो यार, ग्राहम्स इन whichever you। So Graham's law of diffusion and diffusion। ना तो सबसे पहले ये समझते हैं what is diffusion। थोड़ा देर पहले अभी मैंने समझाया था। Anyone having any idea about diffusion? हाँ बोलो अरमान। इंटरमिक्स करते हैं, इंटरमिक्स, हाँ इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। चलो और हाँ बताओ। बिल्कुल सही, यही मैं एक्सपेक्ट कर, हाँ सेम चीज है। लिखो इस चीज को लिखो, डिफ्यूजन लिखो पहले क्या है। अब देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोग को, ध्यान से सुनो। बच्चों ध्यान से सुनो, बिल्कुल बातें नहीं। देखो जैसे इसके अंदर मान लो मैंने पार्टिकल्स लिए हैं गैसेस के और आउटसाइड कुछ भी नहीं है, और यहां से मैं एक और चैम्बर बना लेता हूं, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं था, ये पार्टीशन रख रखा है। अब बताओ अगर मैंने ये पार्टीशन रिमूव कर दिया तो क्या होगा? अभी थोड़ा देर पहले हमने इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। जब भी आप ये पार्टीशन रिमूव करोगे तो कोई भी गैस अपने हायर प्रेशर साइड से, और प्रेशर एंड कंसंट्रेशन आर प्रोपोर्शनल, इजंट इट? बिकॉज P इज इक्वल टू nRT by V। तो यू कैन सी दैट अगर टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर एंड कंसंट्रेशन दोनों प्रोपोर्शनल चीजें हैं।
तो इसलिए आप ये बोल लो कि गैसेस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर साइड में जा रहे हैं, या ये बोल लो कि हायर प्रेशर साइड से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। यही जो मूवमेंट है गैसेस का, फ्लो है जो गैसेस का, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन सिर्फ इसी में नहीं बल्कि लिक्विड्स में भी हम लोग बोल सकते हैं। सो एनी फ्लूइड का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन साइड टू लोअर कंसंट्रेशन साइड इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। राइट इट डाउन। राइट डाउन। डिफ्यूजन के आगे लिखो द फ्लो ऑफ गैसेस और फ्लूइड्स, द फ्लो ऑफ द गैसेस और फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर बेटा लिक्विड आएंगे, एनीथिंग विच कैन फ्लो, राइट। द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखा है मैंने, हाँ जी, द फ्लो ऑफ गैस और फ्लूइड फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर साइड टू द लोअर प्रेशर साइड, from its higher pressure side to lower pressure side is termed as diffusion, is termed as diffusion। हाँ जी, अब देखो अगर मैंने पार्टीशन रिमूव कर लिया तो क्या होगा, ऑक्सीजन इस साइड में ज्यादा था, धीरे 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 ऑक्सीजन सब तरफ यूनिफॉर्मली फ्लो कर जाएगा, तो इधर से इधर इसकी मूवमेंट हुई, तो ये रहा प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो फिर सर इफ्यूजन क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज इफ्यूजन? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, कैसी बात कर रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ कैसे मूव कर जाएगा, कुछ भी है। हाँ, और बताओ। देखो, इफ्यूजन इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। whenever there is too much gap of pressure between two sides, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस। अभी मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या। जैसे मान लो इधर N2 भी तुमने भर रखा है और मैंने बोला बेटा पार्टीशन तू हटा दे या छोड़, इसमें ना एक कंसिडरेबल अमाउंट का एक ओपनिंग क्रिएट करो इन दोनों जगहों के बीच में, तो क्या होगा, नाइट्रोजन भी इधर से इधर जाएगा, ऑक्सीजन भी इधर से इधर जाएगा, दोनों तरफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन ढंग से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन यही काम मैं बोलूं कि एक काम करो, यहां से आप इसको कंप्रेस करो, यहां पार्टीशन जो मैंने लगा रखा है उसके अंदर पिन होल क्रिएट करो आप, बिल्कुल ही छोटा होल, पिन होल जिसको मैं बोल रहा हूं, और यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और आप इसको कंप्रेस करते जाओ। तो जब बेटा आप इसको कंप्रेस करोगे ना और पता चला इस साइड में 100 एटीएम प्रेशर है और इस साइड 2 एटीएम प्रेशर है, तो कायदे से नाइट्रोजन, अगर बड़ा ओपनिंग था तो नाइट्रोजन भी इधर से इधर जाता, क्योंकि नाइट्रोजन इधर 2 है इधर 0 है, ऑक्सीजन इधर 100 है इधर 0 है, तो ऑक्सीजन तो इस साइड से इस साइड आएगा, ओपनिंग स्मॉल है, लेकिन नाइट्रोजन इस साइड से इस साइड नहीं जा सकता। इसको बोलते हैं इफ्यूजन। तो मतलब डिफ्यूजन का ही वेरी स्पेसिफिक केस व्हेन द साइज ऑफ द ओरिफिस, और जहां से उसको अलाउ किया जा रहा है पास करने का, अगर वो बहुत छोटा हो जाए। इसके देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जैसे हमारे टायर या ट्यूब वगैरह में जो एयर वो भरते हैं, अगर गलती से भी वो पंक्चर हो जाए तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ऐसा नहीं होता है अपने आप इन्फ्लेट कर जाएगा, डिफ्लेट करता है, इन्फ्लेट नहीं करता है ना, क्योंकि वहां पे आप देखो पिन साइज ही होता है। फुटबॉल वगैरह में जब आप कंप्रेस करके एयर पंप इन करते हो तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा ये चीज कि वन साइडेड फ्लो ही होता है ना, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द होल इज वेरी वेरी स्मॉल। सो राइट इट डाउन। Effusion is a very special case of diffusion. Effusion is a very special case of diffusion when flow of the fluids takes place from pinhole, लिख लेना pinhole, when flow of the fluids takes place from pinhole due to difference of pressure, pinhole, the
गैस लिख लो, अभी यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं ना, तो लिख लो when the flow of the gas takes place from pinhole, from higher pressure to the lower pressure, from higher pressure side to lower pressure side, from higher pressure to lower pressure side. नोट कर लिया सबने? हाँ, सबने नोट कर लिया ना? अब देखो, अब यही लॉ पढ़ना है कि डिफ्यूजन का रेट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अभी के लिए जो मैं कंसिडर करूंगा, आउटसाइड बेटा प्रेशर 0 एज्यूम करूंगा। बिल्कुल बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम बात नहीं करना है किसी को भी। सो सपोज करो कि आपने यहां पे एक पिन होल क्रिएट कर दिया है एंड द गैसेज आर कमिंग आउट फ्रॉम हियर। ये जो गैसेज बाहर निकल के आ रही हैं, इसी को मैं डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड गैस बोलूंगा। और रेट को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन। कैसे डिफाइन करूं? आर डी और ई ऐसे लिखा जाता है इसको। I can say that it can be written as mole of diffused gas or effused gas per unit time. I can define as the volume of diffused or effused gas divided by time. Can I write like this? अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे ये रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा? अब बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? तो आप बोलोगे सर, एक तो सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि मॉलिक्यूल कितने स्पीड से घूम रहा है, मॉलिक्यूलर स्पीड। एंड मॉलिक्यूलर स्पीड किस पे डिपेंड करता है? रूट ओवर टी बाई एम। अरे अभी पढ़ा है तुम लोगों ने, वी आर एम एस कितना होता है? 3 RT बाई एम। वी एवरेज कितना होता है? 8 RT बाई पाई एम। तो देखो ना, टी बाई एम तो आ रहा है ना रूट में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर स्पीड। अच्छा, स्पीड के अलावा और किस पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल सही, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। बल्कि प्रेशर के बजाय प्रेशर डिफरेंस बोल दो कि भाई इधर प्रेशर कितना है, बाहर प्रेशर कितना है। पता चला अंदर 500 है, बाहर 1000 है, उल्टा ही फ्लो होने लग गया। तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज द राइट, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जहां से वो गैसेज इफ्यूज कर रही हैं। और किसके प्रोपोर्शनल होगा? एग्जैक्टली कितना साइज है ओरिफिस का ना। सो एरिया ऑफ, तो अगर मेरे को लिखना है बेटा यहां पे, सो आई कैन राइट एज रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ध्यान से सुनो, विल बी प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर इनटू एरिया इनटू रूट ओवर टी बाई एम। डू यू गाइज अग्री विथ मी? डू यू गाइज अग्री विथ मी? मेक अ नोट। इसलिए क्योंकि जो गैस का आप डिफ्यूजन देख रहे हो, प्रेशर भी तो उसी का देखोगे ना। ये कहां से है? अरे ये तीनों को जोड़ दिया। अरे मॉलिक्यूलर स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है? रूट ओवर टी बाई एम के ही तो प्रोपोर्शनल होता है ना। ये वाले नंबर ऑफ मोल ऑफ डिफ्यूज्ड गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये तो नॉर्मल सा रेट का एक्सप्रेशन है। So rate of diffusion or effusion can be expressed by this,
and they depend on these factors. हाँ बोला क्या है? हाँ जी, प्रेशर डिफरेंस, मतलब जहां पे गैसेस हैं और जहां डिफ्यूज हो रही हैं, यानी अगर ये P1 है, P इनसाइड है और ये P एक्सटर्नल है, तो प्रेशर डिफरेंस का मतलब P इनसाइड माइनस P एक्सटर्नल। यहां जो P लिखा है दैट इज प्रेशर डिफरेंस। आई हैव एज्यूम्ड आउटसाइड वैक्यूम इज देयर, मतलब कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, अदरवाइज यहां डेल्टा P लिखना पड़ेगा। कहां V है इसमें? ये ना, अरे ये अलग चीज थी बेटा, ये मैंने पहले डिस्कस किया। यहां पे V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिफ्यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिफ्यूज्ड। सबने नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया सबने? चलो ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं कंडीशन सिमिलर कर दूं, मतलब मैं बोल दूं कि भाई दो अलग अलग गैसेस का मेरे को डिफ्यूजन टेस्ट करना है, एंड दोनों के लिए मैंने प्रेशर एक जैसा कर लिया, टेम्परेचर एक जैसा कर लिया, एरिया ऑफ होल एक जैसा कर लिया, तो वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा फिर? हाँ जी बिल्कुल, ओनली मॉलिक्यूलर वेट। और कॉमन सेंस लगाओ, जितना भारी भरकम मॉलिक्यूल, आई मीन मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा, उसका स्पीड उतना ही कम। बोलो। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर m। क्लियर है ना? तो जितना बड़ा साइज में मॉलिक्यूल होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो। मतलब अगर एक साइड से मैं हाइड्रोजन और एक साइड से मैं अमोनिया भेजूं, तो कौन फास्टर ट्रेवल करेगा? H2। अमोनिया इज लार्जर, हैविंग मोर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इस पे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन IIT JEE में फ्रेम किया था, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर लिखवाता हूं, देखता हूं तुम लोग क्या आंसर करते हो। ठीक है, चलो पहले ये नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन करो अब इस पे बेस। लिखो, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन under identical condition, this rate of diffusion and effusion will be inversely proportional to 1 upon root over m. Or can we say that R1 by R2 will be equal to root over M2 by M1? And can we say that M2 by M1 can be written as VD2 by VD1? What is VD here? वेपर डेंसिटी। अरे बोलो ना, वही आएगा ना बाबा, वेपर डेंसिटी का रेशियो मॉलिक्यूलर वेट का ही रेशियो तो आएगा। कैन आई से दैट दिस विल बी रेशियो ऑफ D2 by D1 where D1 D2 is the density? PM by अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर लिखा है मैंने, तो डेंसिटी को मैं PM by RT लिख रहा हूं, तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा ना जब रेशियो लोगे तो। बोलो। सो आई कैन राइट एनी वन ऑफ देम। चलो क्वेश्चन लिखो अब, राइट डाउन, बस खत्म करना है इसको मुझे भी। राइट डाउन, फाइंड द रेशियो ऑफ rate of diffusion of oxygen to rate of diffusion of, find the ratio of rate of diffusion of oxygen to the rate of diffusion of hydrogen under identical condition. Find the ratio of rate of diffusion of rate of diffusion of what? आओ चलो चेक करते हैं। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान से सुनो भाई, RO2 डिवाइडेड बाई RH2 कितने लोग कह रहे हैं? रूट ओवर MH2 अपॉन MO2 आ जाएगा, ये सुनो।
अब बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है 2 यूनिट और इसका कितना होता है 32, 1/16 का रूट ओवर कितना आया 1/4। मतलब ऑक्सीजन का रेट विल बी 4 times slower than the rate of hydrogen, या rate of diffusion of hydrogen will be 4 times faster than, समझ गए ना? मतलब जितने देर में 10 ml ऑक्सीजन की निकलेगी उतने देर में हाइड्रोजन का 40 ml निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लिखो एक क्वेश्चन, राइट इट डाउन, लिखो if 5 ml of helium, 5 ml of helium is diffused in 2 seconds, then what volume of oxygen, wait, methane will diffuse in 5 seconds under identical condition? आ गया आंसर? इजी है भाई, फटाफट आ गया। चलो आओ देखते हैं, बहुत आसान है। ये बताओ बेटा, रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ CH4, कैन आई राइट इट लाइक दिस, MCH4 अपॉन MHE? बताओ CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 अपॉन ये कितना है 4, कितना आ गया रूट ओवर, कितना आ गया ये 2 टाइम्स। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। बताओ मेरे को क्या लिखा हुआ है, 5 ml ऑफ हीलियम इज डिफ्यूज इन 2 सेकेंड, मतलब ये 5 ml इन 2 सेकेंड, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना 5 सेकेंड बोला है ना। अब कितने लोग कह रहे हैं आ गया यार ये आंसर, कितना आ गया 25/4 ml will be the volume of CH4। कितने लोग करेक्ट हुआ, याद रहो ना। अब एक बात बताओ, इसी का एक एक्सटेंशन बस तुम्हें समझा देता हूं। क्वेश्चन ये आया था IIT-JEE में, बस मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको, एज इट इज बस पूछ ले रहा हूं। एक तरफ से अगर अमोनिया आ रही है और एक तरफ से HCl आ रही है, एक तरफ से कौन आ रहा है अमोनिया, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, तो आपको मालूम है अमोनिया HCl मिलके क्या बना लेते हैं वाइड डेंस फ्यूम, NH3 प्लस HCl, दोनों एसिडिक बेसिक गैसेस है ना, NH4Cl का वाइड डेंस फ्यूम। तो IIT में यही पूछा था कि वाइड डेंस फ्यूम का फॉर्मेशन किधर होगा, बोला था पहला ऑप्शन अमोनिया के, जिधर अमोनिया इनलेट कर रहे हैं उसके आसपास, HCl के आसपास बिल्कुल मिड पॉइंट पे, और चौथा था डेटा इज इनसफिशिएंट, आप नहीं बता सकते कहां पे होगा, कंडीशन आइडेंटिकल है सारे चीजों का, देखो पाइप वगैरह सब कुछ आइडेंटिकल है। बताओ किधर की तरफ फॉर्मेशन होगा अमोनियम क्लोराइड का या वाइड डेंस फ्यूम का। तो कैसे करेंगे इसको, नेचुरल सी बात है सर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो ज्यादा फास्ट चलेगा। बताओ अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17, अरे बोलो ना, इसका 36, तो ये स्लो चल रहा होगा, ये फास्ट चलेगा, तो कहां पे बनेगा टुवर्ड्स द साइड ऑफ H। इजी था ना, इतने ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT-JEE में, सोचो ना। अब क्या है सब रटे रहते हैं, आर ऑफ दिस अपॉन आर ऑफ दैट, समझना है नहीं, तो उसके वजह से गलती है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा है, इसी का एक्सटेंशन वर्जन, कि भाई इस तरफ तुम्हें दे दिया गैसेस और ये पाइप का लेंथ बता दिया 10 मीटर या 20 मीटर, पूछेगा दोनों को अगर सेम टाइम पे छोड़े तो कहां पे ये पहली बार मीट कर रहे हैं, क्या नहीं निकाल लोगे भाई, जो इनका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वही उनके रेट के प्रोपोर्शनल होगा। अरे यस और नो, अरे मैं क्या लिख सकता हूं, आर
जैसे यहां, जैसे मान लो यही दोनों का बात होता, तो आप बोलते ना रेट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम अपॉन टाइम H2 का, और ये वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन टाइम, और कितने लोग करेंट सेम टाइम में है तो टाइम तो कट जाता, और वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ ट्रेवल्ड। एरिया अगर पाइप का सेम है दोनों के लिए तो वो गायब हो जाता, तो लेंथ ट्रेवल्ड शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ ट्रेवल्ड बाई ऑक्सीजन। तो क्या 1:4 में डिवाइड नहीं कर लेते? तो आसान क्वेश्चन होते हैं ये सब, आराम आराम से कर सकते हो। एक बारी इसका लास्ट वर्जन है ये पूछा था कि भाई इस टेक्निक का यूज करके, डिफ्यूजन की टेक्निक का यूज करके क्या हम आइसोटोप को सेपरेट कर सकते हैं या इनरिचमेंट कर सकते हैं? इनरिचमेंट का मतलब अगर मान लो आपके पास हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम दे दे और वो बोले कि भाई मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें ये 1:1 मोलर रेशियो में प्रेजेंट है, अब किसी तरीके से इसका ऐसा इनरिचमेंट करो कि जिसमें मुझे फाइनली हाइड्रोजन का परसेंटेज बहुत हाई हो जाए और ड्यूटेरियम नेग्लिजिबल हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस इट इज पॉसिबल। कैसे? आप इधर दोनों को भर करके प्रेशर एग्जर्ट करोगे तो बाहर की तरफ कौन ज्यादा निकलेगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो। किसका मॉलिक्यूलर वेट कम है? यानी डिफ्यूज्ड गैस में परसेंटेज हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा, और जो जैसे डिफ्यूज हुआ इसको रोको और तुरंत दूसरे कंटेनर में लो, फिर से करो, फिर जो दूसरा सैंपल आएगा उसमें थोड़ा और ज्यादा होगा, तीसरा सैंपल लाओगे और ज्यादा, मल्टीपल टाइम डिफ्यूजन करते जाओगे तो उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। मतलब उस तब ना जब अब तुम पूरा निकाल दोगे, मैं पूरा निकालने की बात कहां बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि तुमने इसे कंप्रेस किया और जो भी सैंपल बाहर निकला उसको लेकर के फिर दूसरी बार करो, वो तो परसेंटेज बढ़ता है। अब पूरा निकाल दोगे तो यार तो हो ही जाएगा ना। आई एम टेलिंग यू द इनिशियली डिफ्यूज्ड मिक्सचर को अगर आप बार बार करते हो तो धीरे धीरे एनरिचमेंट हो जाता है। आ जाएगा समझ में? बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट ओरल आंसर कर दो एंड वी आर डन विद द टॉपिक। अभी तक हमने जो भी किया वो सबसे सिंपलेस्ट केस किया। मैंने क्या बोला कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, डब्बा तो एक है लेकिन इसमें मैंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों भर रखा है 1:4 रेशियो में। कौन से रेशियो में भर रखा है? तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि T इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जैसे मैंने ओपनिंग ओपन किया T इज इक्वल टू 0 टाइम पे मुझे ये बताओ H2 मतलब इनिशियली यार टेंडिंग टू 0, H2O2 का रेशियो, ये जो बाहर निकल के गैसेज आ रही हैं इसमें क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मोलर रेशियो इफ इनिशियल रेशियो इज 1:4? निकाल पाओगे इसको निकाल पाओगे? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। अगर ये 1:4 इनिशियली है एक डब्बे के अंदर, तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ये कितना होगा, यही मेरा क्वेश्चन है। कर पाओगे? ये सोच के आना। तो क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।